आज हमारे पास स्टीफन कवी की किताब अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें के कुछ अंश हैं जिन्हें एक ऑडियो अनुभव में बदलना है। और ये कोई आसान काम नहीं है। कागज पर जो विचार इतने शक्तिशाली लगते हैं, उन्हें आवाज में ढालना एक अलग ही चुनौती है। बिल्कुल। तो सबसे पहली और बड़ी मुश्किल जो मुझे दिखी वो है कवि के आइडियाज का स्वभाव। गहरे हैं, मतलब अमूर्त हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे पैराडाइम या फिर प्रभाव का वृत्त। ये सब समझने के लिए किताब में तो चार्ट्स हैं, तस्वीरें हैं। हाँ, वो जवान और बूढ़ी औरत वाली तस्वीर की तरह। बिल्कुल भाई। अब दिक्कत ये है कि जो सिर्फ सुन रहा है उसके सामने तो कोई तस्वीर है नहीं। तो अगर हमने बस शब्द पढ़ दिए तो वो एक लेक्चर जैसा लगेगा। और सुनने वाला शायद 5 मिनट में ही कहीं और खो जाएगा। सही पकड़ा आपने। पर यहीं पर ऑडियो की सबसे बड़ी चुनौती उसका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। मतलब हमें आवाज और साउंड डिजाइन का इस्तेमाल करके सुनने वाले के दिमाग में ही वो तस्वीरें बनानी होंगी। अच्छा, जैसे वो शिकागो और डिट्रॉइट वाले नक्शे की कहानी है। हाँ, तो सिर्फ ये बताने के बजाय कि एक आदमी गलत नक्शा लेकर चल रहा था, हाँ, हम उसे उस उलझन का हिस्सा बना सकते हैं। बिल्कुल। सोचिए, शुरुआत में बैकग्राउंड में गाड़ी चलने की एक हल्की सुकून भरी आवाज हो। ठीक है। फिर जैसे ही एहसास होता है कि नक्शा गलत है, वो आवाज थोड़ी बेचैन करने वाली हो जाए। शायद दूर से हॉर्न की आवाज। थोड़ा कंफ्यूजन वाला माहौल। एकदम। और जब उसे सही नक्शा मिलता है, वो जो आहा वाला पल है, तब एक साफ सुकून देने वाला म्यूजिकल नोट। हम सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे, हम उसे वो पैराडाइम शिफ्ट महसूस करवा रहे हैं। मैं समझा। मतलब साउंड डिजाइन सिर्फ सजावट के लिए नहीं, वो कहानी का एक भावनात्मक हिस्सा है। बिल्कुल। पर इसमें खतरा भी है ना? अगर साउंड डिजाइन ज्यादा हो गया तो वो एक सस्ता सा ऑडियो ड्रामा लगने लगेगा। हाँ, और कवि के दमदार शब्दों से ध्यान हट जाएगा। बहुत जरूरी सवाल है। नियम ये है कि साउंड डिजाइन को कहानी पर हावी नहीं होना चाहिए, उसे बस सहारा देना चाहिए। फुसफुसाहट की तरह, चीख की तरह नहीं। ठीक है। और वो जवान और बूढ़ी औरत वाली तस्वीर का क्या? वहां तो कोई साउंड इफेक्ट नहीं डाल सकते। वहां हम आवाज का इस्तेमाल करेंगे। उसे एक ऑडियो पहेली बना सकते हैं। कैसे? हम श्रोता से कह सकते हैं, एक पल के लिए सोचिए, कुछ लकीरें हैं। क्या आपको एक जवान लड़की दिखी जिसने एक नाजुक सा हार पहना है? यहाँ आवाज में थोड़ी नरमी और जिज्ञासा हो। अच्छा। फिर एक पल रुककर कहें, अब उन्हीं लकीरों को दोबारा देखिए। क्या अब आपको एक बूढ़ी औरत नजर आ रही है? उस लड़की का हार अब उस औरत का मुंह बन गया है। क्या बात है! मतलब आवाज का लहजा बदलकर ही 2 अलग-अलग नजरिए पैदा कर दिए। बिल्कुल। और चिंता का वृत्त और प्रभाव के वृत्त के लिए भी यही तकनीक काम करेगी। वहां कैसे? चिंता के वृत्त की बातें करते समय आवाज में हल्का सा इको या रिवर्ब हो सकता है, जैसे ये आवाजें दूर से आ रही हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर से। एक बिखराव का एहसास। हाँ, लेकिन जैसे ही हम प्रभाव के वृत्त पर आते हैं, आवाज एकदम साफ, नजदीकी और केंद्रित हो जानी चाहिए। क्रिस्प और डायरेक्ट। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि विचारों को महसूस कैसे कराएं। बिल्कुल, साउंड और आवाज के जरिए। हाँ, पर अब अगली चुनौती ये है कि ये सारे बेहतरीन विचार ना वो अलग-अलग द्वीपों की तरह लगते हैं। हाँ, बिखरे हुए से। एक अंश पैराडाइम पर है, दूसरा चरित्र पर, तीसरा प्रोएक्टिविटी पर। और अगर इन्हें एक के बाद एक रख दिया तो ये ज्ञान के टुकड़ों जैसा लगेगा, एक पूरी यात्रा जैसा नहीं। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। एक ऑडियो अनुभव को बांधे रखने के लिए एक कहानी चाहिए, एक धागा जो इन सभी मोतियों को पिरो सके। और वो सफर शुरू होता है एक ऐसे सवाल से जो हर सुनने वाले के दिल में हो। मतलब किताब की तारीफ करने के बजाय सीधे एक आम समस्या से शुरू करें। बिल्कुल। जैसे, मैं दिन रात मेहनत करता हूं पर ऐसा क्यों लगता है कि मैं कहीं पहुंच नहीं रहा? हाँ, या मैं बस छोटी मोटी आग बुझाने में ही लगा रहता हूँ। बिल्कुल यही। इससे श्रोता शुरुआत में ही कहानी से जुड़ जाएगा। वो कहानी का हीरो बन जाएगा। अब वो सिर्फ कवि के विचार में ही सुन रहा, वो अपनी समस्या का हल ढूंढ रहा है। और अब ये सारे अंश उस हल तक पहुंचने के रास्ते के मील के पत्थर बन जाएंगे। हमें बस उन्हें जोड़ने के लिए छोटे छोटे पुल बनाने हैं। ठीक है। जैसे उस शुरुआती सवाल के बाद हम कह सकते हैं,
शायद हमारी समस्या हमारी मेहनत में नहीं, बल्कि चीजों को देखने के हमारे नजरिए में है। और बूम, हम पैराडाइम के आइडिया को ले आते हैं। बेहतरीन। और फिर जब पैराडाइम शिफ्ट की बात समझा दी तो अगला पुल बनाइए। कि हमें सफलता का एक गलत नक्शा दिया गया है जो शॉर्टकट पर जोर देता है। जबकि असली नक्शा हमारे चरित्र से शुरू होता है। और यहाँ आप व्यक्तित्व आधारित और चरित्र आधारित नैतिकता का फर्क समझाते हैं। देखिए, अब ये अलग अलग विचार नहीं रहे। नहीं, अब ये एक लॉजिकल कहानी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और फिर चरित्र की बात के बाद हम कह सकते हैं, तो ये सही नक्शा मिलेगा कैसे? इसकी शुरुआत अंदर से होती है, प्रोएक्टिव बनकर। और फिर विक्टर फ्रैंकल की वो दिल छू लेने वाली कहानी आती है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, अंत में उस शुरुआती सवाल पर वापस लौटना। हाँ, उस इंसान के लिए जो हमेशा छोटी मोटी आग बुझाने में लगा रहता है। समाधान कोई नया टाइम मैनेजमेंट ऐप नहीं है। समाधान है एक पैराडाइम शिफ्ट। हाँ, और फिर थॉमस केम के उस शक्तिशाली कथन के साथ इसे समाप्त करें कि हम उन्हीं चीजों के ज्यादा कद्र करते हैं जिन्हें हम मुश्किल से हासिल करते हैं। इससे कहानी पूरी हो जाती है। श्रोता को सिर्फ जानकारी नहीं मिलती, एक संतोषजनक अनुभव मिलता है। बिल्कुल। ये वाकई में पूरे अनुभव को बदल देगा। एक बिखरे हुए लेक्चर से एक पूरी गोल कहानी तक का सफर। अब एक और बात है जो मुझे महसूस हुई, वो है परफॉर्मेंस, आवाज का प्रदर्शन। हाँ, इन अंशों में बहुत विविधता है। कहीं अकादमिक विश्लेषण है, कहीं सबवे जैसी निजी कहानियां, कहीं युद्धपोत और लाइट हाउस जैसे रूपक। और अगर इन सबको एक ही सपाट गंभीर आवाज में पढ़ दिया जाए तो इनका भावनात्मक असर खत्म हो जाएगा। हाँ, ये एक बहुत आम गलती है। लोग सोचते हैं कि गंभीर विषय है तो आवाज भी हर समय गंभीर होनी चाहिए। जबकि सच ये है कि हर हिस्से की अपनी एक आत्मा है और आवाज को उस आत्मा को पकड़ना होगा। बिल्कुल, जैसे को सबवे वाली कहानी है, वो कोई लेक्चर नहीं है। नहीं, वो एक असल घटना है। उसे वैसे ही सुनाना होगा। पहले लेखक की झुंझुलाहट, क्या ये अपने बच्चों को संभाल नहीं सकता? फिर अचानक से उस आदमी का जवाब, और लेखक के अंदर आया वो बदलाव। वो पूरी भावना आवाज में आनी चाहिए। गति धीमी होनी चाहिए, शब्दों के बीच में ठहराव होना चाहिए। सही कहा। और हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। जब आप सबवे की कहानी सुना रहे हो तो बैकग्राउंड में बहुत ही हल्की, लगभग न सुनाई देने वाली सबवे की गड़गड़ाहट, हाँ, वो माहौल बना देगी। लेकिन जैसे ही वो भावनात्मक मोड़ आता है, वो आवाज बंद हो जानी चाहिए ताकि पूरा फोकस सिर्फ आपकी आवाज पर हो। ये कंट्रास्ट बहुत शक्तिशाली होता है। कहानियों वाला हिस्सा तो समझ आता है, लेकिन जो ज्यादा अकादमिक हिस्से हैं उनका क्या? अच्छा सवाल है। जैसे जब कवि सफलता साहित्य के 200 साल के विश्लेषण की बात करते हैं, अगर वहाँ लहजा बहुत ज्यादा प्रोफेसर जैसा हो गया तो क्या हम सुनने वाले को खो नहीं देंगे? बिल्कुल खो देंगे। यहाँ संतुलन बनाना जरूरी है। आपकी आवाज एक ज्ञानी मार्गदर्शक की होनी चाहिए, साफ, स्थिर और भरोसेमंद। गति थोड़ी तेज हो सकती है क्योंकि आप तथ्य बता रहे हैं। हाँ, लेकिन इसे उबाऊ होने से बचाने के लिए बीच बीच में श्रोता से सीधे सवाल पूछें। जैसे, क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले 50 सालों की सेल्फ हेल्प किताबों में क्या आम बात है? एकदम। ये एक लेक्चर को बातचीत में बदल देता है। और वो युद्धपोत वाली कहानी, उसमें तो एक अलग ही ड्रामा है। हाँ, वो तो एक मिनी थिएटर है, उसे वैसे ही पेश करना होगा। जब कप्तान बोलता है तो आवाज में अधिकार और थोड़ा अहंकार होना चाहिए। मैं एक युद्धपोत हूँ, अपना रास्ता 20 डिग्री बदलो, आवाज ऊंची और दृढ़ हो। और फिर लाइट हाउस का जवाब, बिल्कुल शांत, स्थिर और अटल। ये एक लाइट हाउस है, आपकी मर्जी। इन दो आवाजों के बीच का कॉन्ट्रास्ट ही उस कहानी का पूरा सार है। और अंत में जब श्रोता को 30 दिन का प्रोएक्टिविटी टेस्ट लेने के लिए कहा जाता है, वहां आवाज बिल्कुल सीधी, निजी और प्रेरणादायक होनी चाहिए। जैसे आप किसी दोस्त को चुनौती दे रहे हो। हाँ, एकेडमिक टोन नहीं, लेक्चर वाला टोन नहीं, सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है। मैं आपको एक चुनौती देता हूँ, सिर्फ 30 दिन के लिए।
तो कुल मिलाकर बात सिर्फ पढ़ने की नहीं है, बल्कि एक पूरा ऑडियो अनुभव रचने की है। हाँ, हमने देखा कि कैसे अमूर्त विचारों को साउंड डिजाइन और आवाज से जीवंत किया जा सकता है। फिर कैसे अलग-अलग हिस्सों को एक मानवीय समस्या के इर्द-गिर्द पिरोकर एक कहानी बनाई जा सकती है। और आखिर में कैसे हर हिस्से की भावना के हिसाब से अपनी आवाज को बदलकर श्रोता को जोड़े रखा जा सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ सुझाव हैं, कुछ शुरुआती विचार। लेकिन ये इस सामग्री को एक साधारण ऑडियो बुक से एक बेहद प्रभावशाली 30-35 मिनट के अनुभव में बदल सकते हैं। एक ऐसा अनुभव जो सुनने वाले के साथ रह जाए। इन पर काम कीजिए और जब आपका अगला ड्राफ्ट तैयार हो तो उसे हमें ज़रूर भेजिएगा। हमें यह देखने में बहुत खुशी होगी कि यह सफ़र आपको और इस कहानी को कहाँ ले जाता है।